हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत का इतिहास। भारत का इतिहास पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि इतिहास के जनक कौन है। इतिहास के जनक है हेरोडोटस, जो यूनानी लेखक हैं। हेरोडोटस एक यूनानी लेखक है और इनका जन्म 484 ईस्वी पूर्व 484 ईस्वी पूर्व, ध्यान रखना ईस्वी पूर्व है, 484 ईस्वी पूर्व हेलिकार्नासस में हुआ था। हेलिकार्नासस में। और एट प्रेजेंट ये हेलिकार्नासस टर्की देश में है, जिसे हम तुर्की के नाम से भी जानते हैं। और थोड़ा सा बेसिक और बता दूं कि तुर्की की कैपिटल है अंकारा। अंकारा जो विश्व की या दुनिया की सबसे बड़ी राजधानी एरिया वाइज, ठीक है, एरिया वाइज ये दुनिया की सबसे बड़ी राजधानी है। और तुर्की की हम करेंसी की बात करें तो वो है लीरा। ये बेसिक सा चीजें हैं, ये तो सभी को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। इतिहास के जनक है हेरोडोटस, जो कि एक यूनानी लेखक और इतिहासकार है। 484 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हेलिकार्नासस में हुआ था। ये हेलिकार्नासस उस समय फारसी साम्राज्य का हिस्सा था, इसीलिए हेरोडोटस का जन्म फारस के नागरिक के रूप में हुआ माना जाता है, ठीक है। और इन्होंने हेरोडोटस ने फारस और भारत के समकालीन इतिहास का वर्णन किया है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा है, ठीक है। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 प्राचीन भारत, नंबर 2 मध्यकालीन भारत, और नंबर 3 आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन 3 वर्गों के आधार पर भारत के इतिहास का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा भारत के सामान्य परिचय में देख लेते हैं कि भारत एक विशाल प्रायद्वीप देश है। भारत एक विशाल प्रायद्वीप देश है। प्रायद्वीप आपको पता है क्या होता है? जो तीनों ओर से तीनों दिशाओं से पानी से घिरा हुआ होता है या समुद्र से घिरा हुआ होता है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। और भारत एक विशाल प्रायद्वीप देश है। भारत को आर्यव्रत, ब्रह्मव्रत, हिंदुस्तान तथा इंडिया जैसे नामों से जाना जाता है। और भारत की मूलभूत एकता के लिए भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। पाणिनि लेखक हैं जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। उसी में हमें सबसे पहले अष्टाध्यायी पाणिनि की अष्टाध्यायी में यह हमें वर्णन भारतवर्ष का मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, कि कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है कि वहाँ क्या हुआ था, क्या घटनाएं हुई थी। ये सब हमें क्या बताते हैं, कौन से सोर्स हैं जो हमें बताते हैं। तो नंबर 1 पे है पुरातात्विक शास्त्र, पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स। नंबर 2 है साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्स। और नंबर 3 पे है विदेशियों के यात्रा वृत्तांत, या जो भी विदेशी लेखक, इतिहासकार भ्रमण किया और भारत का विस्तार से वर्णन भी किया, ठीक है। सो इसे डीपली हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य भारत के यानी प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों का विशेष महत्व है, और ये हमें उस समय के कालक्रम का सही ज्ञान प्रदान करते हैं।
कालक्रम का हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन बताते हैं उस टाइम के टाइम पीरियड की। क्या? पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्यों में हमें देखने को मिल सिक्के, भवन या इमारतें वहां की, मूर्तियां, ठीक है, तथा चित्रकला। अभिलेख, सिक्के, भवन, मूर्तियां और चित्रकला उस टाइम की हमें ये बताती हैं कि वहां का कि क्या घटनाएं हुई थी, कौन वहां पे राजा था। ठीक है, तो अभिलेखों में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अभिलेख। अभिलेखों की अगर बात करें तो इनके भी 3 प्रकार हैं। इन्हें भी 3 प्रकारों में बांटा गया है। नंबर 1 शिलालेख, नंबर 2 है स्तंभ लेख, और नंबर 3 पे है गुफा लेख। शिलालेख कौन होते हैं? जो पत्थरों पर लिखे होते हैं। जो पत्थरों पर लिपियां लिखी हुई हैं उन्हें हम शिलालेख कहते हैं। जो स्तंभों पर यानी खंभों वगैरह पर लिखे होते हैं उन्हें हम स्तंभ लेख कहते हैं। और जो गुफाओं पर लिखी होती हैं, गुफाओं के अंदर जो लिखे हुए हैं उन्हें हम गुफा लेख कहते हैं। ठीक है, और अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी या पूरा लेख शास्त्र कहते हैं। एपिग्राफी ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया कि प्राचीन भारत के इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं? पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्यों में क्या है? अभिलेख, सिक्के, भवन, मूर्तियां, चित्रकला। अभिलेखों के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख। ठीक है, शिलालेखों में अब कौन सा लेख आता है? तो नंबर 1 पे है हमारे पास बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख। ये जो अभिलेख है एशिया माइनर का 1400 ईस्वी पूर्व का है, जिसमें आर्यों के ईरान से पूरब की ओर आने का साक्ष्य मिलता है। आर्यों के जो आर्य आए थे भारत में उनके आने का इसमें वर्णन मिलता है। और इस अभिलेख में वैदिक देवताओं वरुण, इंद्र तथा नास्त्य का उल्लेख मिलता है। बोजक कोई अभिलेख में ये एशिया माइनर का 1400 ईस्वी पूर्व का है और आर्यों के आने का इसमें वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है महास्थान तथा सहगौरव का अभिलेख। महास्थान सहगौरा के अभिलेख। ये अभिलेख हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के। सहगौरा अभिलेख में सूखे से पीड़ित प्रजा को राहत देने की बात कही गई है। जो ये सहगौरा अभिलेख है इसमें क्या बताया गया है कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय सूखे से पीड़ित जो जब सूखा पड़ा था उस समय कैसी हालत थी वहां की, तो ये वर्णन जो है वहां पे किया गया है। सूखे से पीड़ित प्रजा को राहत देने की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है मास्की और गुर्जा का लेख। गुर्जरा का लेख। ये जो मास्की और गुर्जरा के अभिलेख हैं इसमें अशोक का नाम स्पष्ट रूप से वर्णित है। अशोक के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर जो ये जो मास्की और गुर्जरा के अभिलेख हैं इनमें अशोक आपको पता है मौर्य वंश का सबसे महान राजा, इसके अभिलेखों का वर्णन है। और इसने जो अभिलेख बनाया था एक प्रयाग प्रशस्ति इस अभिलेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उत्कीर्ण की है। समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश का था, समुद्रगुप्त की
प्रशस्ति उत्कीर्ण की है। और ये समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी? उसी के राजकवि हरिसेन ने। हरिसेन ने, जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति, उसी में है जो अशोक के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उसी के राजकवि हरिसेन द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिक्के, जो पुरातात्विक साक्ष्यों का एक प्रमुख स्रोत है भारत के इतिहास का। और सिक्कों के अध्ययन को हम कहते हैं मुद्रा शास्त्र। जैसे धन के शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं, वैसे ही सिक्कों के अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर अनेक चिन्ह उत्कीर्ण किए गए हैं, जिन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहते हैं। जो भी सिक्के हैं उनके ऊपर जो चिन्ह है उन्हें हम पंचमार्क कहते हैं। पंचमार्क या आहत सिक्के भी इन्हें हम कहते हैं। आहत सिक्के इन्हें हम कहते हैं। और सर्वप्रथम जो है सिक्के या स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? तो हिंदू यूनानियों ने। जो हिंदू यूनानी भारत आए थे उन्होंने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। और जो शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं हैं, जो शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो हिंद यूनानियों ने, और जो शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं हैं वो कुषाणों ने स्टार्ट की थी। यानी शुद्ध सोने की मुद्राएं कुषाणों ने स्टार्ट की हैं। और नंबर 3 पे है कि सर्वाधिक मुद्राएं, जो सर्वाधिक सोने की मुद्राएं, सर्वाधिक सोने की मुद्राएं किसने स्टार्ट की? गुप्त वंश के राजाओं ने, गुप्तों ने। जो भी गुप्त वंश के राजा थे उन्होंने सर्वाधिक सिक्के जो है सोने के चलाए थे। हिंदी यूनानियों ने स्वर्ण मुद्राएं सर्वप्रथम चलाई, कुषाणों ने शुद्ध स्वर्ण की मुद्राएं चलाई, और जो गुप्त हैं उन्होंने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाई। तीनों में डिफरेंस है, ठीक है। और जो शीशे की मुद्राएं हैं, शीशे की मुद्राएं, शीशे की मुद्रा किसने जारी की? सातवाहनों ने। सातवाहनों शीशे की मुद्रा जारी की। और चांदी के सिक्के किसने चलाए? चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। किसकी जीत पर? ये चलाए थे उसने शकों की जीत पर। शकों को उसने हराया था, उसी की जीत के उपलक्ष्य पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास साहित्यिक स्रोत। भारत के इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक साक्ष्यों का स्रोतों के अंतर्गत आते हैं वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण, रामायण, महाभारत, स्मृति, जैन तथा बौद्ध ग्रंथ जो है, इन्हीं के द्वारा हमें साहित्यिक साक्ष्य वहां से प्राप्त होते हैं। वेदों के बारे में देख लेते हैं। वेदों से हमें क्या मिलता है देखने को? वेद कितने होते हैं? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, ठीक है। इनके द्वारा हमें साहित्यिक स्रोतों की जानकारी मिलती है। वेद है, इनके द्वारा हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथों में जो फेमस है त्रिपिटक, निकाय,
जातक, जातक, इनके द्वारा हमें वहां पे जानकारी मिलती है साहित्यिक स्रोतों की। ठीक है। और जो नागसेन है, नागसेन, उसने क्या किया, लिखा था मिलिंद पन्हो। ये जो मिलिंद पन्हो है, इसमें उसने जो हिंद यवन शासक मिनांडर था उसके बारे में चर्चा की है। जो ये मिनांडर है, ये पहला आक्रमणकारी था हिंद यवनों का। जैन ग्रंथों में भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, परिशिष्ट वर्णन, महावीर स्वामी के जीवन तथा उनकी समकालीन घटनाओं की जानकारी देते हैं। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी ये पहला संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। संस्कृत भाषा में इसे सबसे पहले लिखा गया था और इसकी रचना पाणिनि ने की है। ये उस समय के मौर्य काल के सामाजिक दशा का वर्णन करते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में वहां की राजनीतिक व्यवस्था का पता चलता है। संस्कृत भाषा में जो लिखी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनका क्रमबद्ध जो वर्णन किया है वो किया है कल्हण ने। कल्हण ने अपनी ग्रंथ राजतरंगिणी में, कल्हण की राजतरंगिणी। उस समय, कौन से समय में, ऐतिहासिक समय में, पुरातात्विक साक्ष्यों में, साहित्यिक साक्ष्यों में। नेक्स्ट है स्मारक। भवन या स्मारक, इनसे हमें स्तूपों के बारे में जानकारी मिलती है। और मंदिर निर्माण में नागर, बेसर तथा द्रविड़ शैलियां प्रचलित हैं। और जो कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है, ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर है, और जावा में है बोरोबुदुर। बोरोबुदुर जावा में है और कंबोडिया में है अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि भारतीय संस्कृति का प्रसार एशिया में, पूरे एशिया में हुआ था। ठीक है। और जो बोरोबुदुर मंदिर है वो लगभग 9वीं शताब्दी में बना था, 9वीं शताब्दी में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मूर्तियां। कुषाण काल में मूर्ति निर्माण की गंधार कला तथा मथुरा कला प्रसिद्ध है। कुषाण काल, गंधार कला और मथुरा कला प्रसिद्ध है। मथुरा आपको पता है कहाँ है, भारत में ही है, और गंधार जो है वो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। ठीक है। अजंताओं की गुफाओं से प्रथम शताब्दी के लेकर 7वीं शताब्दी तक के लेख या मूर्तियां पाई गई हैं। और जो माद्री भांड तथा मोहरों से भी प्राचीन इतिहास का हमें कालक्रम का पता चलता है। और जो चित्र धूसर हैं वैदिक काल के हैं, और जो लाल और काले हैं वो मौर्य काल से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यात्रियों के वृत्तांत। जो विदेशी यात्री आए थे, विदेशियों के वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत उनके। ठीक है। इन्हें भी 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले कौन आए थे, यूनान के लेखक, फिर आए थे चीन के लेखक, और फिर आए थे अरब के लेखक। यूनान के लेखकों में हम देखते हैं कि हेरोडोटस, हमने पहले डिस्कस कर लिया, जैसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया। फिर आता है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज
जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी शासक था और सेल्यूकस का राजदूत था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी और इस पुस्तक में उसने मौर्यकालीन समाज तथा प्रशासनिक व्यवस्था का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। फिर आता है टॉलेमी। टॉलेमी की ज्योग्राफी भी फेमस है, जो 140 ईस्वी में लिखी गई है, जिसमें भारत के भौगोलिक परिदृश्य का वर्णन मिलता है। फिर डिस्कस करते हैं चीन के लेखक। चीन के लेखकों में फाहियान जो सबसे फेमस है। फाहियान 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसकी जो रचना है फो क्यो की, फो क्यो की, इसमें भारत के बौद्ध धर्म की स्थिति का वर्णन मिलता है। किसमें? फो क्यो की में, जो फाहियान ने लिखी है। फिर आए हेनसांग, जो हर्षवर्धन के समय में आए थे। हेनसांग हर्षवर्धन के समय में 629 ईस्वी पूर्व 629 ईस्वी में आए थे। हर्षवर्धन के समय में 629 ईस्वी के लगभग आया था और सी यू की उन्होंने रचना की थी। सी यू की ये उनका ग्रंथ था, जो भी है उसमें उसने रचना की है। और ये जो हेनसांग है ये 16 वर्ष तक भारत में रहा है और तत्कालीन राजनीति उस समय की यानी हर्षवर्धन के राज्य की राजनीति का इन्होंने वर्णन किया है। फिर है इत्सिंग। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया था और उसने विक्रमशिला तथा नालंदा विश्वविद्यालयों में रहकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अरब के लेखक। अरब के लेखक जिसमें सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया। उसने पाल तथा प्रतिहार शासकों का इतिहास लिखा। नंबर 2 है अल मसूदी, जो 914 ईस्वी में भारत आया और 943 ईस्वी तक भारत में रहा और इसने भारत में राष्ट्रकूट शासकों की साम्राज्य का वर्णन किया है। नेक्स्ट है अल बरूनी, जो थोड़े से फेमस भी हैं उस समय के। अल बरूनी अल बरूनी का वास्तविक नाम अबू रिहान था। अबू रिहान उसने तहकीक हिंद की रचना की, जिसे हम किताबुल हिंद के नाम से भी जानते हैं। किसकी? तहकीक हिंद की रचना। और ये जो अल बरूनी है ये महमूद गजनवी का समकालीन था। इसने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और भारतीय समाज के तत्कालीन परिस्थितियों का वहां पे अपने ग्रंथ में तहकीक हिंद में वर्णन किया है। ठीक है, क्लियर है? तो बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।